देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है देश भर में, उस पर मैं चाहता हूं कि आपके थॉट्स क्लियर हो जाएं, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक उस पर हम रखने जा रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रखेंगे हम। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अब बिल नहीं है, अब एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए एक प्ली लगाई गई थी, और वो भी एक वकील ने लगाई थी, एक एडवोकेट ने लगाई थी। ठीक है, ये बात क्लियर? और वो प्ली को ना तो डिसमिस किया है ना कुछ, उस प्ली को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी सुनवाई करके उस पर निर्णय दिया है, उस प्ली को रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ख़ास तौर पर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े, उन्होंने ये कहा था कि भाई देश में हालात इस समय बहुत ही टर्मोइल चल रहा है, एक परेशानी से देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमारी कोशिश कोई भी ये होनी चाहिए थी कि इसको हम पीस में कन्वर्ट करें, लेकिन आपकी ये प्ली इस पैमाने पर खरी नहीं उतरती कि आप इस चलते माहौल को पीस में बदलना चाहते हैं। तो आप किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उस पीस को कंट्रीब्यूट करने में। ये उनका एग्जैक्ट वर्जन था। ये लाइन बहुत चली है कल और परसों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश कठिन हालातों से गुजर रहा है। देखिए, जब हम एक बात आज आप समझ के चलिएगा, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को उसके एक कंटिन्यूअस सेंटेंस में से भी एक सेंटेंस काटेंगे अपनी कन्वीनियंस से, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि हम चीज़ों को पॉलिटिकल सेंस में यूटिलाइज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जब ये लाइन कह रहे हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उनके लिए सर्वोपरि देश है। वो ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स को टारगेट करके नहीं कह रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट करके नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब हम उनके कंप्लीट फ्रेज में से कुछ 5-7 वर्ड्स को जोड़ करके जो एक सेंटेंस बन रहा है, उसको उठा करके ये प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम उसका यूज़ एज अ टूल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो मेन लाइन कंप्लीट है, उसको अगर पूरे को समझें तो पता लगता है कि एक ज़िम्मेदार और एक ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है कंट्री का, वो किस कॉन्टेक्स्ट में सोचता है। तो उनकी इस सोच को ही आपको आत्मसात करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उनका वक्तव्य राजनीति से बहुत अलग रहा। उन्होंने ये कहा कि देश में माहौल कठिन है, ऐसे कठिन माहौल को शांत करना हमारी प्राथमिकता है। उस प्रक्रिया में आपकी जो प्ली है कोई रोल प्ले नहीं करती है। और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो हो गया टेक्निकल, वो मैं अभी कराने वाला हूँ। टेक्निकल मैं अभी कराऊंगा, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए कि वो उन्होंने देश के हालात को इस कॉन्टेक्स्ट में चिन्हित किया है। टारगेट करना सही बात नहीं, इन्होंने कोट किया है, क्योंकि ये किससे छुपा है? देश के माहौल इस समय कठिन है। आंदोलन, प्रोटेस्ट, मार्चेस निकल रही हैं, कॉलेज हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिबेट्स डिस्कशन से आगे जा कर के लड़ाई हो रही है, दंगे भी हो रहे हैं, अंदरूनी लोग भी हैं और बाहरी लोग भी हैं। प्रशासन यूनिवर्सिटीज़ का अलग खड़ा दिखता है और छात्र अलग खड़े दिखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के ही पुराने स्टूडेंट्स, एल्यूमिनीज, जिनमें से कुछ बड़ी हस्तियां भी हैं, जैसे हमारे पहले के फॉरेन सेक्रेटरी और आज के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर, कहते हैं कि भाई JNU का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, पहले ये ऐसी नहीं थी। वाइस चांसलर भी इसी स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं। इस बात पे भी हम लेक्चर करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटीज़ का रोल क्या रहता है पॉलिटिकल अवेकनिंग में, और किस तरह से ये कंस्ट्रक्टिव रोल आज़ादी की लड़ाई से प्ले करती आई हैं अब तक। इस पे भी हम डिस्कशन डिटेल में रखेंगे। तो इस सारे परिदृश्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अलावा और कहते भी क्या, यही कहना उनका बनता था, तो उनकी लाइन एकदम करेक्ट थी। अब आती है उस पर्सन की बात जिसने प्ली लगाई थी। ये प्ली एक इतना बड़ा फूलिश एक्ट था कि मैं आपको समझा नहीं सकता, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे एडवोकेट थे, मतलब वो लॉ कैसे कर गए। उनका कहना ये था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा एक लेक्चर इस बात पे भी आने वाला है कि आज की डेट में प्रैक्टिशनर्स, जिनमें कई तरह की कैटेगरी ऑफ लॉयर आएंगे, सीनियर एडवोकेट एवरीबडी, और बड़े स्केल पर जजेस भी, इस पे आर्टिकल्स हैं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं भेजूंगा।
एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट्स हैं उनकी नॉलेज उन्हें नहीं है। कानून सही मायने में पहले क्या क्या आ चुके हैं उनको उनका भी जानकारी नहीं है और डिसीजंस दिए जा रहे हैं। तो लैक ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड्स, लैक ऑफ नॉलेज की भी प्रॉब्लम चल रही है। जबकि कोर्ट जो है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का यहाँ पे मतलब ये बनता है कि आप अपने पहले के दिए जजमेंट्स को एक कानून की कैपेसिटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक तरह का कानून का काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, उनके जब डिसीजंस आते हैं। और सेकंड एस्पेक्ट, आप कोई भी नया केस लड़ने के लिए पुरानी चीज़ों को रेफरेंस में ले सकते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो चीज़ें रिकॉर्ड में है, दर्ज हुई हैं, जो कलम से निकल के आता है जज की, वो दर्ज होता है और एक एक शब्द आधार बनता है आगे की कार्रवाइयों के लिए। ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जब धारा 377 पे बात हो रही थी, जब होमोसेक्सुअल कंसेप्ट के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस समय में ये भी एक बड़ी चीज़ निकल करके आई थी कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस के ऊपर पहले कोई इस तरह की जजमेंट्स कभी भी नहीं रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय पूरे भारत भर में लागू होगा या सिर्फ एक स्टेट में ही लागू होगा या यूनियन टेरिटरी में, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, क्योंकि पहले पास्ट रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है कि इस तरह की जजमेंट को लेकर के कैसे चैलेंजेस किए जा सकते हैं या कैसे नहीं। तो पास्ट जजमेंट्स ऑलवेज बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं कोर्ट में, हमारी कंट्री में। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ऐसे में वो नॉलेज लैक करना एक बड़ी बात है, उस पर हम बात करेंगे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जिसे शॉर्ट फॉर्म से हम कह रहे हैं, अब इसमें प्ली लगाई जाती है कि इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसके बारे में समझते हैं ये है क्या। 18 दिसंबर को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML और जयराम रमेश, कांग्रेस के पहले के पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा बहुत सारी और राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि RJD था, राष्ट्रीय जनता दल, आप सबको पता होना चाहिए, लालू यादव की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, और भी कई पार्टीज़ ने मिलकर के, कई एडवोकेट्स भी इसमें शामिल थे। टोटल 18 दिसंबर 2019 को टोटल 59 प्लीज़ एक्सेप्ट की सुप्रीम कोर्ट ने और बंच कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और ये कहा कि 22 जनवरी को इसकी सुनवाई करेंगे, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बात करेंगे। ये जो प्ली लगी है ये अलग है और वो वैलिडिटी वाला कंसेप्ट अलग है। ये 18 दिसंबर 2019 को तय हुआ और ये होनी है सुनवाई 22 जनवरी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि तब तक एक सही माहौल उभर करके आएगा जिसमें लोग भी जानकार हो जाएंगे, सभी पक्ष विपक्ष समझ जाएंगे चीज़ों को, और फिर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट डिस्कशंस होंगी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साथ में ये कर दी थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे स्टे नहीं लगाया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रभावी था, उसके तहत अगर नागरिकताएं देनी जानी थी तो वो दी जा रही थी, दे भी गई थी गुजरात में ऑलरेडी, तो ये प्रभावी था। आज की डेट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्पैक्ट में है, इट इज़ अंडर एग्जीक्यूशन। अब ऐसे में ये जो दायर की गई है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये आता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े, नाम पूरा लेने की कोशिश किया करो, उनका कहना अब ये है कि मैं कैसे एक लॉ को ये कह दूं कि हाँ ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो लॉ पार्लियामेंट से बन करके आया है और नेचुरली ये एक प्रिजम्पशन ही है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ही लॉ बनाया होगा अपने अकॉर्डिंग। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देश की पार्लियामेंट एक लॉ बनाए जो पर्पसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो? पर्पसली तो वो उनके अकॉर्डिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारी जिम्मेदारी ये रहती है एज अ कस्टडियन एंड अ गाइड, एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम ये देखें कि वो जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किन्हीं प्रोविजंस जिनमें फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट हैं उनको वायलेट तो नहीं करता, अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। तो हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि इनवैलिड है। देखिए, जब हम किसी चीज़ की वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें इनवैलिड तत्व कौन से हैं। समझ आई बात? समझ में? हम किसी चीज़ की इनवैलिडिटी तो नहीं चेक कर सकते। अगर हम इनवैलिडिटी चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें वैलिड तत्व क्या है, तो हम तो बहुत नेगेटिव कंसेप्ट लेके चल रहे हैं पार्लियामेंट का। हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनवैलिड है, जिनमें सुधार का
एक अवसर हो सकता है। लेकिन आप ये कह रहे थे अपनी प्ली में कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल, इसे संवैधानिक डिक्लेयर कर दो, क्योंकि वो चालाक ज़्यादा बन रहे थे कि फिर सारी प्लीज उधर से कैंसिल हो जाएंगी जो ये कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी चेक करो। और कोर्ट ने ये पूछा उनसे कि आप ये मान के चल रहे हैं कि पार्लियामेंट लिटरली एक ऐसा लॉ पास करेगी जो उसको पहले से ही पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ही पास करेगी। वैलिडिटी वी विल चेक ऑन 22 जनवरी। तो आपकी प्ली को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक टर्मोइल में और बढ़ोतरी कराएगी, ये समर्थन नहीं करती किसी भी टर्मोइल को कम करने का। ऐसे में हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स निकल के आते हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स गिवन है, मौलिक अधिकार गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आज ये तो अभी लेक्चर ले रहा हूँ, एक लेक्चर आज माइनॉरिटी पे पुटअप करूँगा, वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल लेक्चर होगा, ऐतिहासिक होगा हर सेंस में, उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो वो ये कहता है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन, या तो जो इनकंसिस्टेंट है या वो डेरोगेटरी है, और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ या तो इनकंसिस्टेंट है या फिर वो डेरोगेट कर रहा है, कि यानी कि कम कर रहा है अधिकार, मौलिक अधिकारों में जो दिए गए हैं, या फिर इनकंसिस्टेंसी रखता है उनके साथ कि अगर ये लॉ चलेगा तो फिर फंडामेंटल राइट नहीं चल पाएगा। एक तो इनकंसिस्टेंसी है, और या वो सीधे सीधे ही फंडामेंटल राइट को डेरोगेट नीचे कर रहा है, या तो दोनों साथ नहीं चल सकते, या एक हावी हो गया उसको नीचे कर दिया। ऐसा कभी भी माहौल बनता है तो फिर उस फंडामेंटल राइट को ऐसा करने वाले कानून को आप वॉइड कर सकते हैं, मतलब नल कर देंगे ना, वॉइड कर देंगे। ये आर्टिकल 13 कहता है। आई बात समझ में? और फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं पार्ट 3 के अंदर, वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले। स्टेट, यहाँ पर स्टेट वर्ड को समझना जरूरी है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक राष्ट्र है, एक राज्य है, ठीक है। राज्य, यहाँ पर ये राज्य जो हम जिन स्टेट्स की बात करते हैं ये स्टेट्स नहीं है। राज्य यहाँ पर राज है, यानी कि शासन है। आई बात समझ में? लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में भी एक शासन तो है, तभी तो एक प्रशासन है ना, एक रूल तो है, चाहे वो मेजॉरिटी पार्टी का ही सही, लेकिन रूल है। तभी तो फिर हम सब सारे जो हैं उस शासन से उम्मीदें करते हैं कि वो हमें सर्व करेगा। हाँ ये बात ठीक है कि उस शासन पे हमारा अंकुश है। राजतंत्र और लोकतंत्र में यही अंतर है कि जो रूल है उस रूल पे कंट्रोल उस राजा के विवेक का नहीं है, उसके मॉरल ग्राउंड्स का नहीं है, उस शासन पर, उस राजा पर जो कंट्रोल है वो जनता का है। कैसे? हम चुनाव की प्रक्रिया के तहत चलते हैं, 5 साल बाद टेस्ट करते हैं कि सरकार रहनी देनी चाहिए, और दूसरी बात जनता का ही है हमेशा भी। क्यों? क्योंकि जनता की ही वॉइस को रिप्रेजेंट करते हुए संविधान बना, और सरकारें और नीतियां संविधान के दायरे में चलती और बनती हैं। यानी कि कोई पर्सन अगर किसी पोजीशन पे है तो उसके स्वयं के विवेक से, अपनी डिस्क्रिशन से वो एक्ट नहीं कर सकता, उसकी कन्विक्शन कुछ भी हो सकती है। ये अच्छी बात है कि वो एक विजनरी पर्सन है। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो बात विजनरी लोगों की करते हैं, तो वो विजनरी पर्सन है, ये अच्छी बात है। लेकिन उस विजन के तहत उसे जिस दायरे में काम करना है वो दायरा उसे संविधान देता है। तो संविधान एक मार्ग प्रशस्त करता है कि किस दायरे में रह करके अपने विजन को रियलाइज करेंगे आप। अपने विजन के लिए आपने विजनरी कुछ भी विजन रख लिया आपने, मान लीजिए मैं सिख हूँ और मैं कहता हूँ कि एक विजन आ गया कि इसे सिख राष्ट्र बना देंगे, बड़ा अच्छा विजन हो सकता है एक कम्युनिटी के लिए, लेकिन संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी होगी, विविधता में एकता होगी। तो ऐसे में मेरा ये विजन वॉइड कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा, क्योंकि वो संविधान के मूल्यों की परिपट्टी पर खरा उतरता नहीं है। आई बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजतंत्र लोकतंत्र में हमें ये फर्क करना पड़ेगा, लेकिन रूल तो होता है। रूल मेजॉरिटी पार्टी करती है क्योंकि वो लोगों की एस्पिरेशन का एक्सप्रेशन है। हमारी जो भी अभिलाषाएं हैं हमने उनमें रिप्रेजेंट करी हैं, उन्हें चिता करके।
तो ये दो आर्टिकल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं अक्सर एग्जाम में। आर्टिकल 12 फिर आपको स्टेट की परिभाषा देता है कि स्टेट क्या है। फॉर पार्ट 3 वी नीड टू स्टडी द वर्ड स्टेट। पार्ट 3 में जो भी लॉ है, जो भी कानून, जो भी है, स्टेट जब भी फंडामेंटल राइट को एनक्रोच करेगा तो लोगों को ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सुनकर के बदले में रिट इशू करेगा, क्योंकि हमने जो पिटीशन लगाई है वो रिट पिटीशन है। तो हम लोग रिट पिटीशन लगाते हैं और इस रिट पिटीशन के बदले में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की, या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, इनके तहत ये दोनों रिट पिटीशन के जवाब में रिट इशू करने की ताकत रखते हैं। कई तरह की रिट होती हैं, को वारंटो होता है, हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडामस होता है, सर्टियोरारीज होती हैं। इस तरह से यह रिट पिटीशंस हैं। हमारे पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में हमने अच्छे से कराई हैं, आगे भी करा देंगे आपको। अब मुद्दे की बात यह है कि ये रिट पिटीशन क्यों जारी लगाई गई और उसके बदले रिट क्यों इशू हुई, क्योंकि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में से किसी का कुछ हनन हो गया था, एनक्रोचमेंट हो गया था, या तो तंत्र के द्वारा या किसी कानून के द्वारा। तो इसके लिए स्टेट वर्ड क्लियर होना जरूरी है। तो आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3। ये दो आर्टिकल आपको हमेशा जरूरी हैं। तो आर्टिकल 12 स्टेट किसे कहता है? आर्टिकल 12 ये कहता है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी कि केंद्र की संसद और केंद्र की सरकार दोनों। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की सरकारें। यानी कि अगर सिंपल भाषा में देखें तो केंद्र में संसद और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार और संसद दोनों। एग्जीक्यूटिव होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसे हम सरकार कह देते हैं, और लेजिस्लेचर को हम केंद्र के मामले में संसद और पार्लियामेंट कहते हैं। राज्य में सीधा इसको ले लीजिए कि पंजाब की विधानसभा और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पंजाब की एग्जीक्यूटिव, पंजाब की लेजिस्लेचर, ये दोनों इसमें कवर हो रहे हैं, स्टेट एंड सेंटर। इसके अलावा स्टेट वर्ड के अंदर कवर होती हैं सारी की सारी लोकल बॉडीज़, चाहे वो पंचायतें हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बी इट एनीथिंग, वो सारी कवर होती हैं। इसके अलावा सारी की सारी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी कंपनीज़, चाहे वो ONGC है, चाहे वो LIC है, चाहे इस तरह की कोई भी बॉडी है स्टैट्यूटरी, वो जो कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए विधानसभा या संसद दोनों में से कानून पास करके, दोनों में कहीं पर भी, राज्यों में या केंद्र में कानून पास करके अगर कोई बॉडी हमने बनाई है, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन बाद में कानून संसद में पास करके उसे स्टैट्यूटरी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी वर्ड यहाँ पर क्यों आता है? स्टैट्यूटरी वर्ड आने का मतलब यह है कि जब भी आप कानून पास करते हैं संसद में, मान लीजिए लोकसभा में बिल प्रेजेंट हुआ है तो लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा, राज्यसभा से पास होकर के सीधा चला जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून डिक्लेयर होता है, फिर उसे आ करके दर्ज होना पड़ता है पार्लियामेंट की स्टैट्यूट बुक के अंदर, और वो स्टैट्यूट बुक माने कि विधान की कानून, जिसपे विधान की किताब जिसमें सारे विधान मेंशन है ना, विधि विधान लिखे हुए हैं, और स्टैट्यूट बुक को ही आप कहते हैं गजट। तो गजट होता है, राज्य सरकारों के गजट आते हैं, वकील के चैम्बर में जाइए, हर साल का वो पड़ा होता है, मोटा सा किताब, हार्ड सी लाल रंग की, वो गजट होता है हर साल का। तो इस तरह से गजट में दर्ज होते हैं, तो इसलिए स्टैट्यूट बुक में दर्ज होते हैं, इसलिए स्टैट्यूटरी कह देते हैं उसको। ठीक है जी। तो या तो वैधानिक या गैर वैधानिक कोई भी कंपनी है जिसका सरकार से लेना देना है। और यहाँ तक जाता है आर्टिकल 12, इतना डिटेल है कि वो कहता है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी भी, बी इट एनी प्राइवेट एजेंसी, एनी प्राइवेट कंपनी, अगर वो गवर्नमेंट के किसी वर्क को एक्शन में ला रही है तो वो भी कवर होती है स्टेट की डेफिनेशन में। आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर, क्वेश्चन ABCD फॉर्मेट में आएंगे। क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कवर है? यस। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव कवर है? यस। लोकल बॉडीज कवर है? सारी कवर है? यस। स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज कवर्ड है सारी, जिसका सरकार से लेना देना? यस। प्राइवेट बॉडीज और एजेंसीज और कंपनीज कवर्ड है? यस। अगर सरकार के किसी काम को प्रभाव में ला रही है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी ने सड़क बनाने के लिए टोल नाका लगा रखा है, समझ आई? अब उसको
ये काम जो है सरकार के तहत हो रहा है, सरकार के काम के तौर पर टेंडर भर के आउटसोर्सिंग के तौर पर वो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वो कंपनी भी अगर कोई ऐसा कानून ऐसा नियम बना रही है अपने टोल नाके पे, तो वो कवर हो जाती है स्टेट की लिस्ट के अंदर, तो भी हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से स्टेट की एक परिभाषा है पार्ट 3 के लिए। और हमारे देश के संविधान के अंदर कहीं पर भी एक वर्ड यूज नहीं हुआ है, जैसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, ये संविधान में दिया ही नहीं है, लेकिन ये संविधान में दिया है। संविधान जब बनाया गया था तो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया है, जिसको बनाने वालों ने खुद पहले दिन से ये माना है कि एवोल्यूशनरी रहेगा हमेशा। बदलते समय, बदलते परिदृश्य में, उस समय की जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस रहेंगी, जो टाइम होगा, उस समय में इसको उस वे में समझा जाएगा। कितना ओपन कर सकती है सोसाइटी, कितनी इंटेलेक्चुअल हो सकती है, क्योंकि उस समय देश किस स्तर पर था आप सब जानते हैं, लिटरेसी का लेवल था बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब देश जितना लिटरेट होगा, जितना गुणी होगा, जितना लोकतंत्र मैच्योर होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को उतना बेटर समझेंगे। तो आर्टिकल 13 एक तरह से इम्प्लिसिटली अपने अंदर दबाए हुए है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को। तो ये एक्सप्लिसिटली कहीं गिवन नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली गिवन है। ओपनली लिखा नहीं गया है, लेकिन छुपा करके तो रखा ही है, तो ये एक्सप्रेसिव है। तो आर्टिकल 13 एक्सप्रेशन देता है किसका? जुडिशियल रिव्यू का। समझ आई बात? एक्सप्रेशन देना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि कोई कानून अगर इनकंसिस्टेंट या डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट से, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस कानून का रिव्यू करो, और ये कौन करेगा? आपने सीधा कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर वही करेगा। तो ये हो गई जुडिशियल रिव्यू की ताकत। तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है। ये भी क्वेश्चन आपके हो गए कि ये कहीं गिवन नहीं है, ये इम्प्लिसिट है, लेकिन एक्सप्रेशन क्लियर बनता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आई बात समझ में? अब इसको कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? मान लीजिए कोई कानून बना, और मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कानून की। 22 जनवरी को जब ये कोर्ट के कटघरे में होगा कानून, तो होगा क्या? सबसे पहले आपको याद रखना है कि केंद्र का पक्ष भी वहाँ पे कोई रखेगा, सरकार का, और ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 पॉलिटी में ही कवर होती हैं। और वो जो पक्ष रखता है सरकार की तरफ से, जो केस लड़ता है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनके साथ फिर और कई सहायक रहते हैं, सॉलिसिटर जनरल वगैरह, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, ये बॉडीज़ भी साथ जाती हैं। अटॉर्नी जनरल मेन पर्सन है जो ये सारा काम हैंडल करेंगे, सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेवारी इनके पास है। और उधर से वो लोग केस लड़ेंगे जो लोग केस लड़ रहे हैं, सरकार यहाँ पे डिफेंस में हो जाएगी, और वो लोग एपेलेंट हो जाएंगे जिन्होंने अपील कर दी है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जब ये उस दिन कटघरे में होगा, चेक क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? मतलब हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, आप सुनार की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलर की शॉप पे, सोना चेक करने के वो क्या तरीके लगाता है? पहले रगड़ के देखता है, अगर तब भी उसे क्लियर नहीं हो रहा तो फिर वो आंच में डाल के देखता है, 2 मिनट गैस सिलेंडर से वो मारता है तो देख लेता है रंग बदल गया, पता लगा लेता है, कहता है नकली है या फिर असली है। अगर जौहरी के पास जा रहे हो, जो जिसने हीरा चेक करना है, तो वो हीरे को उस लेंस में डाल करके देखता है, उसे लग जाता है सही। तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने तो किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लिंक भी डाल देंगे। हमारी गोलकनाथ और केशव नंदा भारती केस डिटेल्ड लेक्चर हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, IAS PCS करेंट इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, उसमें जाके पढ़िए, अपने आप में अद्भुत लेक्चर है वो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी भी कहीं नहीं गिवन है, ये भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। संविधान का मूल ढांचा, ऐसा कहीं कोई शब्द नहीं है, ये भी कोर्ट ने ही बनाया। कई सक्सेसिव जजमेंट्स आकर के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक थ्योरी बनी। फिर ऐसी कोई पर्टिकुलर लिस्ट गिवन नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं। ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंसेप्ट है कि इसको खुला रखा गया, ओपन एंडेड, कि समय के साथ साथ जो जो फीचर इसमें डालने हुए इसमें डालते चले जाएंगे। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें आती हैं जो एक तो संविधान की मूल भावना को ख़त्म ना करते, क्योंकि बेसिक फीचर गया तो बेसिक स्ट्रक्चर जाएगा। तो बेसिक फीचर बनाए रखना, बेसिक स्ट्रक्चर भी बना रहेगा। संविधान की मूल भावना, सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशंस, नागरिकता, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं जो संविधान का रूप इतना ना बदल दे कि हमारी कंट्री का कैरेक्टर, नेचर दोनों बदल जाए।
कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो संविधान में ऐसा परिवर्तन कर दे जिससे कंट्री का कैरेक्टर और नेचर ही बदल जाए। इस बात को समझिए आप, ठीक है जी। तो इसलिए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी के तहत उस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जांचा जाएगा 22 जनवरी को, और जांचा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। जिन्होंने याचिका दायर की है वो ये कह रहे हैं कि भैया आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का आर्टिकल आता है अंडर पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। इसके कई मीनिंग है, अभी के लिए हम लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। अब ये वायलेशन हुआ क्यों हुआ, उनका कहना यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत धर्म के आधार पर हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई, ज़ोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सिख एंड हिंदूज, इनको नागरिकता दी जाने की बात की जा रही है, मुसलमानों को नहीं दी जा रही। तो ये नागरिकता धर्म के आधार पर दी जाने की बात की जा रही है, जबकि धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने की बात करता है आर्टिकल 14। इस बेसिस पे वो प्ली वहाँ लगाई गई है। और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो तो फिर आर्टिकल 13 कह ही रहा है कि वॉइड कर देना फिर उस कानून को। समझ आई? और वॉइड क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेट जो है, चाहे वो लेजिस्लेचर है या जो भी, उसने ऐसा कुछ बना दिया है। तो आर्टिकल 12-13 की शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का निर्वहन करेगा और फिर वो इसे वॉइड डिक्लेयर कर देगा, फिर ये कानून निरस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे पहले होते रहे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल भी होता, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल भी हुआ था पहले, वो भी सरकार ने, संसद ने पास करके भेजा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने से वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है जी, ऐसा होता रहता है। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि ये निरस्त क्यों नहीं होगा, 22 जनवरी को कोर्ट में होगा क्या। हमने ये तो देख लिया कि कोर्ट ने इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि अभी तक तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ बनाएगी, तो ये प्ली तो रिजेक्टेड है। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी जब चेक होगी तो सरकार ने इतनी मेहनत करके मान लो बिल बनाया, देशव्यापी एक क्रिटिसिज्म भी है, खिलाफत भी है, वो किस बात पे अश्योर्ड है कि ये बिल सर्वाइव कर जाएगा स्क्रूटिनी को। इसी का हम कहते हैं जुडिशियल स्क्रूटिनी, वो ये सब सर्वाइव कर जाएगा। वो सारी कहानी को समझो आप लोग, कहानी नहीं समझ पा रहे हम, तभी सारी प्रॉब्लम हो रही है। कहानी ये है कि सरकार ने बिल बहुत टेक्निकल सेंस में डिस्कस और किया और बनाया। कैसे? सरकार कह रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान तो है ही नहीं, देने का प्रावधान है। मतलब इसके तहत हम इन 6 लोगों को, 6 वर्गों को नागरिकता देंगे। पहली बात, उनका कहना ये स्टेटमेंट। और बिल को अगर डिटेल में पढ़ो तो बिल कहता भी यही है कि वो नागरिकता देने वाला, उसमें एक सिंगल वर्ड या क्लॉज नहीं है कि इसके तहत किसी की नागरिकता ली जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है तो एक बात याद रखना, कोर्ट डिसीजन प्रेजुडिसेस के दम पे नहीं दे सकता, पूर्वाग्रह कि उसको पता है कि तुम ऐसा करोगे कल को, वो ऐसे डिसीजन नहीं देता। वो वैलिडिटी चेक हो रही है ना भैया, तो वैलिडिटी चेक हो रही है। जैसे सुनार जब चेक कर रहा है तो वैलिडिटी इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है धातु कि सोने के अनुपात में तांबा कितना है। समझ रहे हो बात को, कि गोल्ड के कंपैरेटिवली भी कॉपर कितना डाल दिया तुमने, वो हम चेक कर रहे हैं। अब ऐसे में यही देखना है कि संविधान के दिए प्रावधानों के मुकाबले तुमने कितनी डिस्टॉर्शन कर दी है। समझो बात को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऐसे चेक होती है। संविधान के प्रावधान यहाँ पे सोना है और तुमने कितनी इसमें डिस्टॉर्शन कर दी है, वो तांबा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो संविधान के प्रावधानों के मुताबिक सरकार ये मान रही है खरा सोना बनाया है हमने, ये एक्ट तो चैलेंज ही नहीं हो सकता। क्यों? वो कह रहे हैं कि इसमें किसी की नागरिकता तो लेने का अधिकार तो है ही नहीं, देने का अधिकार है। दूसरी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष बिल को समझा ही नहीं, गलत लाइन बोल रहा है कि धर्म के आधार पर हम इन 6 लोगों को नागरिकता दे रहे नहीं। वो कहते हैं बिल में ये लिखा है कि हमने इन 6 लोगों को नागरिकता ये दी है क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं। तो हमने तो किसी को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी, नागरिकता इसलिए दी जाएगी क्योंकि ये लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। अब देश में चिंता किस विषय की है? चिंता इस बात की है,
हमारे सीक्वेंस में लेक्चर आए हैं सीएए पे, एनपीआर और एनआरसी पे, हर चीज़ पे। चिंता इस विषय की है कि विपक्ष ये मानता है, देश का एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन ये मानता है कि यही गृह मंत्री जिन्होंने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कराया है, इन्होंने ही संसद में कई बार कहा है कि हम देशव्यापी एनआरसी लाएंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप हम लाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और अब अगर कल को एनआरसी आएगा तो उसमें मान लीजिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो हैं वो पाए जाएंगे कि नागरिक नहीं है। उसमें से जो 1.5 करोड़ लोग होंगे, चाहे वो इन 6 धर्मों से होंगे, तो उन्हें तो आप धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं इसलिए नागरिकता दे देंगे इस कानून के तहत, पर 50 लाख मुस्लिम फिर कहाँ जाएंगे? तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आप मुझे एक बात बताओ, ये तो अंदाज़ा है ना विपक्ष का, मेरा भी ये अंदाज़ा है, अंदाजे से भी ज़्यादा ये अंदेशा है, अंदेशा है ये। मैं ये होम मिनिस्टर की प्रीवियस स्टेटमेंट्स या किसी भी तरह की चीज़ से ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि वो कल को एनआरसी कंडक्ट करा लेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ नहीं मान के चलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट उस बिल में क्या प्रावधान है वो उनको स्टडी करेगा। बिल में कहीं ये मेंशन नहीं है कि एनआरसी कराया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को पहले ही कैसे कह देगा कि तुम कल को एनआरसी कराने वाले हो, इसलिए ये जो बिल है इसमें तुमने भेदभाव कर दिया है, तो मैं इस बिल को निरस्त करता हूँ। बात को समझो, इसलिए सरकार इतनी अश्योर्ड है। देखिए, राजनीतिक डिबेट में सरकार पे ये सवाल दागा जा सकता है और इतने दिनों से डिबेट राजनीतिक ही चल रही है। सरकार से काम कराने के हमारे कई तरीके हैं। एक तो है हम चुनाव में निपटेंगे, एक है हम अदालतों में निपटेंगे, और तीसरा है हम उससे प्रेशर ग्रुप के थ्रू आंदोलन सड़कों पे निपटेंगे। अब चुनाव का समय है 2024 में तो दूर पड़ा है, अदालतों में दिख रहा है कि वैलिडिटी बनती है, तो हम तीसरा टूल अपना रहे हैं जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको अधिकार है कि आप डिसेंट कर सकते हैं। आप किसी नियम से नहीं मानते तो आप खिलाफत करिए, लोकतंत्र और होगा भी क्या, फिर यही उसके वाइब्रेंट होने का प्रमाण है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई गृह मंत्री अमित शाह, मैं ये मानता हूं कि आप कल को एनआरसी लाएंगे तो आप फिर इसके तहत नुकसान करने वाले हैं, तो इसलिए इसको कैंसिल करिए। ये तो हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाएगी। अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाएगी तो फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कोर्ट फिर क्या कर सकता है। यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। कोर्ट ये कर सकता है जो देश में सवाल उठाए नहीं जा रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश ऐसे सवाल क्यों नहीं उठा रहा। जब गृह मंत्री ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA लाया था और जब NIA एक्ट के अंदर बदलाव किया गया था, तब हमारे देश के गृह मंत्री ने ये कहा था कि इनके तहत जो बदलाव हुए हैं इनसे किसी के खिलाफ इसका मिसयूज नहीं होगा। ये मैं कहता हूँ। मैं देश से ये पूछना चाहता हूँ और सबसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ वाला कल्चर कहाँ से आ गया देश में। आप जो भी कहते हैं आपकी इच्छा है, आपकी एक मतलब हम ये कब से किसी की मर्जी पे। देखो एक बात याद रखना, आज़ादी से पहले हमारे देश में लंबे समय तक प्रेस सफ़र हुई है। क्यों? क्योंकि हम उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल की मर्जी पे थे। मर्जी पे जीवन जीना और कानूनों में जीना बहुत अंतर होता है। और कानून भी लोकतांत्रिक सरकारों ने बनाए हों और संविधान संसद में बने हों तो भी बड़ा फर्क है। तो ऐसे में ये तो एक मर्सी वाली स्टेटमेंट होगी कि मैं संसद में ये अश्योर कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा। आप कल को गृह मंत्री पद से बदल गए, आपका घोर विरोधी आके आपकी जगह पे बैठ गया, तो ये आप उसका बिहेवियर और कैरेक्टर भी अभी से ही अश्योर कर रहे हो। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन जो आपके ऑपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा में, कल को ऐसा हो जाता है कि 1 साल के बाद आपकी सरकार किसी कारण गिर गई, अब वो गृह मंत्री हो गए, आपको कौन सी दैवीय ताकत है कि आपने अश्योर कर दिया कि वो भी कोई मिसयूज नहीं करेंगे। देश को इन बातों पे सवाल होना चाहिए था और उस समय संसद ने इसे मान लिया। और बड़े बड़े वक्ता ये कह रहे थे कि अश्योर किया है होम मिनिस्टर ने कि कुछ नहीं होगा। ऐसा देश नहीं चलता। होना क्या चाहिए, सेम चीज़ रिपीट हुई NPR के इशू पे। उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि NPR का डाटा NRC के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश देगा कि आप एक सॉवरेन गारंटी पास करें। मतलब अब NPR का कानून जब है तो NPR लाने जा रहे हैं आप, उसी में आप अमेंडमेंट करके एक क्लॉज डालें कि इन एनी सिचुएशन NPR का डाटा NRC में यूज़ नहीं हो सकता। फिर इस पे बहस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप वो क्लॉज ही इंसर्ट कर देंगे कानूनी प्रक्रिया तो ये तो सॉवरेन गारंटी हो गई ना। अब देश को एक आश्वासन मिला ना
अब फिर वही बात की शुरुआत से शुरू करता हूं जहां से शुरू हुआ था कि एक है मेरा विवेक, एक है मेरी कन्विक्शन, मेरी विजन, लेकिन मैं अपनी विजन, कन्विक्शन, अपनी डिस्क्रिप्शन पे चलूंगा, लेकिन किस पथ पे चलूंगा? जो संविधान दिखलाता है। अपनी इच्छा से नहीं चल सकता। तो अगर संविधान है तो संविधान नियम है। तो अगर आप चाहते हैं कि एनपीआर का डाटा एनआरसी में यूज ना हो तो आप उसमें इंडक्ट कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा? एक लाइन डालिए कि एनपीआर का डाटा एनआरसी में यूज नहीं हो। ये हुई सॉवरेन गारंटी, क्योंकि इसको फिर चैलेंज किया जा सकेगा। अब कल को आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चैलेंज करेंगे कि होम मिनिस्टर ने फलाना फलाना तारीख को संसद में इतने बज के इतने मिनट पे ये बोला था कि मैं इसका मिसयूज नहीं होने दूंगा, मिसयूज हो गया। तो उस समय गृह मंत्री कानून की प्रक्रिया दिखा देंगे कि बिल में ये एक्ट में ये लिखा था, हम तो एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उनसे कहा जाएगा आपने कहा था, वो कह देंगे कि ठीक है उस समय के हालात के मुताबिक कह दिया था। जैसे आज शिवसेना कह रही है कि हमसे वादा किया था कि आधे समय का मुख्यमंत्री आपका होगा, बीजेपी कह रही है कि हमने ऐसा कभी वादा नहीं किया था। ये ऐसे देश भी चलाना चाहते हो आप? दो पार्टियों में ये कलह थी तो स्वीकार हुआ, क्या देश में भी ये ऐसे चलना चाहिए? क्या देश ऐसे नहीं चल सकता। देश में तो हमें गारंटी से काम चलता है। एक छोटी सी पॉलिसी लेने समय आप गारंटी लेते हो कि गारंटी देते हो कि सम अश्योर्ड मिलेगा। अगर वो पॉलिसी वाला आपको उस समय कहे मेरी जबान पे ले लो, मैं कह रहा हूँ 21 साल पैसा डबलाओ, 21 साल बाद दुगना मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन 3 साल बाद पैसा सारा डूब गया, तो किसकी जबान पैसा देगी? समझो बात को। अब तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कर सकता है, जो मुझे लगता है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे बिल में दिखता है वो फ्लॉ को कवर कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये कह सकता है कि समयबद्ध सीमा के अंदर अगली सुनवाई तक आप एक हलफनामा दर्ज करके वो क्राइटेरिया बताइए जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन धर्म के आधार पर प्रताड़ित है और कौन धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं है। क्योंकि अगर आप इस समय गृह मंत्री की रैलियों के भाषण सुने या उनके बयानबाजी सुने तो वो संसद में और बड़े बड़े एनक्लेव्स में जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को यह दिया जाएगा। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली आप उनकी रैलीज देखें, वो रैली में वो ये कह रहे हैं आर्टिकल 13 की तरह इम्प्लिसिटली, लेकिन वो बड़ा क्लियरली एक्सप्रेसिव है अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो। वो ये कह रहे हैं कि सभी मेरे जो भाई बहन आए हैं इन 3 देशों से उनको नागरिकता दी जाएगी। और जब पत्रकार ने उनसे ये पूछा गया, एबीपी न्यूज़ कन्क्लेव में पत्रकार सुमित अवस्थी ने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो वहाँ से आएगा वो ऑब्वियसली प्रताड़ित ही हो क्या है। मतलब वो ये आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यहाँ आया या प्रताड़ित हो गया। अब वो कह रहे हैं एक तरह से ब्लैंकेट कवर है। आप इस बात को समझिए, सीएए के अंदर एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया है। सिर्फ लाइन इस्तेमाल की गई अपनी बात को जस्टिसिएबल प्रूव करने के लिए कि धर्म के आधार पे जो प्रताड़ित है उनको दे रहे हैं, लेकिन ये एक ब्लैंकेट कवर है। हिंदुओं में, सिखों में, जैनों में, बुद्धों में भी अगर मैं कह रहा हूँ कि सिखों के अंदर भी अगर 10,000 लोग हैं तो आपने धर्म के आधार पर प्रताड़ना के नाम पर, हो सकता है उनमें से 9,000 धर्म के आधार पर प्रताड़ित हों, 1,000 ना हो, वो उन रिश्तेदारों के बुलावे पर आ गए हों कि इनका कारोबार अच्छा चल गया दिल्ली में या बाकी जगह पे, इन्होंने वहाँ पे ढाबे खोल लिए, होटल खोल लिए, मैं भी चला इंडिया और मैं भी एक वहाँ पे इनके साथ लगता होटल खोल लूंगा। तो ये तो धर्म के आधार पे प्रताड़ित होकर नहीं आया, तो ये तो इकोनॉमिक गेन देख करके आया। तो ये मेरी तरफ से सबको दे दो भैया, मैं नहीं कहता कि नागरिकता नहीं दो, बात को समझो आप। या तो डिस्कशन इमोशनल होके कर लो या डिस्कशन टेक्निकल होके कर लो। जब टेक्निकल लेवल पे बात करते हैं तो मेरा सवाल यही है कि ये ब्लैंकेट कवर नहीं है तो क्या है? और अगर ये ब्लैंकेट कवर है तो फिर आपने प्रावधान में ये वर्ड क्यों रखा कि धर्म के आधार, रिलीजियस परसिक्यूशन? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे खरा उतारना चाहते थे उसे। लेकिन अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो बयान दे रहे हैं उससे तो पता लग रहा है इट इज अ ब्लैंकेट कवर। इस पे पहले तो तय होना चाहिए, क्योंकि देश की डेमोग्राफी का हम सब हिस्सा हैं। एक एक रुपए पे, रिसोर्सेज पे हमारा अधिकार है। हमारा पैसा किन पे खर्च होगा हमें पता तो होना चाहिए भैया। क्योंकि ये इमोशनल बात अच्छी लगती है कि भाई 50 साल बाद वो वहाँ चले गए थे, उन्हें दोबारा बसाना हमें ये जिम्मेवारी थी, हमारा एक इंटरनेशनल रोल है, मॉरल। लेकिन 50 साल से देश को अपने कर दे करके, अपना टैक्स, अपना योगदान और पुरुषार्थ देके हमने सींचा है। 50 साल में हमने देश बनाया भी तो है भैया। वो अगर यहाँ आ रहे हैं, अगर ये देश कंगाल बर्बाद होता तो थोड़ी ना आते यहाँ पे। वो अगर आ रहे हैं तो देश सींच के बनाया भी तो है भाई। तो हमारा अधिकार नहीं बनता ये जानने का कि इस जो एक केक आप लेके आते हो तो कितने टुकड़े किसको जाएंगे, आप हिसाब रखते हो। ये पूरा देश अगर हमने बनाया तो कितना शेयर आप किसको देने वाले हो जानना है। तो सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन दे सकता है कि क्या ये एक ब्लैंकेट कवर है या रिलीजियस परसिक्यूशन। तो कोर्ट में सरकार कहेगी रिलीजियस परसिक्यूशन।